अभी हम CDP डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आप सभी और बता दीजिए उन लोगों को भी शेयर करके जो लोग रोज आते हैं बट आज कहीं अटक गए हैं किसी से फ़ोन पे लड़ने में, कोई खाना छोड़ के बैठा होगा। ऐसे सारे लोगों को भी बता दीजिए कि पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो खाना मिलेगा भी नहीं। आज तो माँ बाप की कृपा से मिल रहा है ना। खैर ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक बात हो गई बट हार्श रियलिटी है। खाने का मतलब लिटरली खाने से नहीं है कि खाना खाने को नहीं मिलेगा। आपकी जो इच्छाएं हैं, जिस तरह से आप जीवन जीना चाहते थे वैसे नहीं जी पाएंगे और फिर आपको दुख होगा कि कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। टेलीग्राम पे आते हैं और टेलीग्राम से आप PDF ले लीजिएगा। मंडे से पहले पहले सारी PDF जो भी पेंडिंग है वो सब मिल जाएंगी। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट 2022-23 के लिए बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें सारे टीचर्स हैं। करियर ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं। अभी दशहरा से दिवाली तक कुछ डिस्काउंट है। 999 में ही ये पेडागोजी स्पेशल बैच भी अवेलेबल है, लाइव प्लस VOD। तो आप पेडागोजी अगर डिटेल में पढ़ने के इच्छुक हैं, डेली बिना ऐड के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना टेंशन के, तो भी वहाँ आप जुड़ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती ही हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोल में जवाब देंगे एज यूजुअल। पहला सवाल, अच्छा कल एक लास्ट क्वेश्चन था उसको हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। जो आंसर लगवाया था वही सही है बट एक बार उस पर डिस्कशन और कर लेंगे, है ना। कल जो 30th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। डैश रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर particularly susceptible to certain kinds of stimuli in their environment। यानी डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। यानी कि उस विशिष्ट, उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक टाइम को क्या कहेंगे जब एनवायरनमेंट में यदि कोई भी स्टिमुलस है, यदि कोई भी उद्दीपक है तो उसके प्रति बच्चे जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं। उद्दीपक कोई भी ऐसी चीज जो आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करे और आपको कोई रिस्पॉन्स देने पे बाधित करे। तो अगर आप छोटे हैं और आपके एनवायरनमेंट में लोग बोल रहे हैं और आपको बोलना नहीं आता मान लीजिए, तो आप उस टाइम पे ससेप्टेबल हैं। जो भी स्टिमुलस, जो भी बच्चे ने सुन लिया वो वही रिपीट करेगा, उसको तुतला के बोलेगा या बोलने का प्रयास करेगा। तो जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलस होता है या जो भी वो देख रहा है आसपास, उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स वो पीरियड सेंसिटिव पीरियड कहलाएगा। संवेदनशील अवधि या क्रिटिकल पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड ही होता है और सोशलाइजेशन के लिए भी। तो ये क्रिटिकल यानी संवेदनशील काल है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल है जब बच्चा ज्यादा ससेप्टेबल है। एक टाइम के बाद आपके एनवायरनमेंट में बहुत कुछ हो रहा होता है, आप हर चीज से प्रभावित नहीं होते, लेकिन एक पर्टिकुलर एज में या स्टेज में जब हर एक स्टिमुलस के प्रति आप क्या हैं, एक्ट करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तो उस समय को हम सेंसिटिव पीरियड कहेंगे, संवेदनशील काल कहेंगे। कि भाई होते ना कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो हर चीज से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। दुखी होते हैं तो बेहद दुखी हो जाते हैं, खुश होते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये जो पीरियड है इसको सेंसिटिव पीरियड कहेंगे। एक्सप्लिसिट पीरियड मुखर है, नम्यता है, नथिंग एल्स, कोई चीज काम ही नहीं करेगी क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके फेवरेट प्रकार जिसमें एक कथन दिया होता है और एक होता है उसका रीजन। यानी एक असर्शन है ना, जीवन में एक रीजन होगा, एक कारक होगा और एक कार्य होगा। तो कथन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कथन क्या है? कथन है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। यानी इफ यू कंपेयर अमॉन्ग चिल्ड्रन, कंपैरिजन अमॉन्ग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। मतलब बच्चों का आपस में कंपैरिजन करके, मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपके घर में या आसपास पड़ोस में, क्लास में, ट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं और आप 4 बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं, देखो इसने इतना अच्छा किया, तुमने इतना अच्छा नहीं किया, उसने ये किया, उसने ये किया, और तुम शर्मा जी के बेटे या वर्मा जी की बेटी से बेहतर नहीं हो या बेहतर हो। तो ये जो कंपैरिजन है, इससे आप बच्चे की क्षमता को अच्छे से आकलन कर पाते हैं। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरी क्या क्षमता है, ये मुझे किसी और से कंपेयर करके पता लगेगा। तो ये तो बेवकूफी हो गई। फिर आप जीवन भर एक दूसरे से कंपैरिजन कराते रहेंगे बच्चों का। ठीक, तो ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। ठीक है ना, मेरी क्षमता का पता मैं कल से आज कितनी बेहतर हुई हूं इस बात से लगना चाहिए। नेक्स्ट है रीजन, यानी तर्क क्या है इसका? द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर दी सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। यानी इसका तर्क यह दिया है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? पैटर्न समान होता है, ये बात तो सही है। सीक्वेंस भी समान होता है, ये भी सही है। रेट समान नहीं हो सकता, दर भिन्न होती है। ये बात मैंने डेवलपमेंट का चैप्टर कराते हुए भी कम से कम भी कई बार रिपीट की होगी कि रेट इज डिफरेंट, सीक्वेंस इज सेम, पैटर्न इज सेम। दुनिया के सारे बच्चे चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जाते हैं, एडोलेसेंस से अडल्टहुड में जाते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि पहले अडल्ट बन जाए या पहले बूढ़ा हो और बाद में जवान हो या जवानी से बचपन की तरफ चले
ये नहीं होता है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अनिल कपूर को आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, देखिएगा एक बार। तो हम ये कहेंगे रेट सेम नहीं होता, रेट डिफरेंट होता है। तो ये भी बात गलत हो गई और ये बात, दोनों ही चीजें गलत हैं। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। दोनों में से एक भी बात में तर्क नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या कहीं पे हो तो बता दीजिए, है ना। हो तो मूव लगा लीजिएगा, ऐसे दिखाते थे ना एड में, देखिएगा मेरी कमर वाला एड जो आता था, देखिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स, यानी जो गौड़ सामाजिकरण है या द्वितीयक सामाजिकरण है, मैप्स द पीरियड इन डैश व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज द स्कूल। बताइएगा एक बार, बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ होता है, जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है। स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है, दैट डजंट मीन कि अब वो फर्स्ट क्लास में आ गया है या इसको स्कूल एज कहेंगे, ये प्ले एज भी हो सकती है, जब वो पहली बार प्ले वे में या नर्सरी में, किंडरगार्टन में जाना शुरू करेगा। तो हम इसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, 2 से 6 वर्ष का समय, जिसको हम टॉय एज, खिलौना आयु भी कहते हैं, प्ले एज भी हम इसी को कह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन यहीं से शुरू होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष में सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी जो फैमिली से होता है, यानी प्राथमिक सामाजिकरण, जब बच्चे ने परिवार में जन्म लिया। और परिवार क्या है? समाज का छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन है ना। तो ये जो मिनिएचर वर्जन है, जैसे आपने देखा होगा कार्स आती हैं बड़ी बड़ी, बच्चों के लिए खिलौने आते हैं छोटे छोटे, मिनिएचर वर्जन है कि मर्सिडीज का छोटा एक खिलौना टॉय कार है, तो वो क्या मिनिएचर वर्जन हो गया। तो परिवार भी उसी तरह से समाज, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिट है, उसका छोटा सा हिस्सा है, उसका एक मिनिएचर वर्जन है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक सामाजिकरण होगा वो परिवार में होगा, और दुनिया के नियम कायदे कानून तौर तरीके जो भी थोड़े बहुत हम सीखते हैं, सबसे पहले परिवार में सीखते हैं, जब हम जन्म से 2 वर्ष में होते हैं। उसके बाद आपका प्राथमिक सोशलाइजेशन, यानी आपका आय का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बनने लगता है, और आप दुनिया में जाते हैं तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। और दुनिया में जाने का समय है अर्ली चाइल्डहुड, जब आप प्ले वे या आसपास के बच्चों के साथ जाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये अर्ली चाइल्डहुड वो पीरियड है जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन का काल कह सकते हैं हम इसको। ऐसा नहीं है बाद में बंद हो जाते हैं सोशलाइजेशन, बाद में भी होता रहता है, बात शुरुआत की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन विच स्टेज कैन चिल्ड्रन वर्क विद हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लोर लॉजिकल रिलेशनशिप्स। लॉजिकल, हाइपोथेटिकल, याद आ रहा है कुछ? बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड हैव द एबिलिटी टू कोप विद एब्स्ट्रैक्शंस। हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्शन, 2 शब्द जब आप पढ़ लें तो आप प्याजे को याद कीजिएगा, है ना। मतलब किसकी बात हो रही है? एक तो परिकल्पनात्मक, हाइपोथेटिको, यानी आप हाइपोथेसिस बना करके, परिकल्पना करके आगे की बात समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। दूसरी बात क्या है? अमूर्त संरचनाएं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो आती ही फॉर्मल ऑपरेशनल में है। लॉजिक किसके बारे में? अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में। एक होती है मूर्त संकल्पनाएं, जिनको हम कॉन्क्रीट चीजें कहते हैं। कॉन्क्रीट वो जिसको टच और फील किया जा सके, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्क्रीटली हूं अवेलेबल, है ना, आप इस पेन को टच कर सकते हैं। बट जब हम बात करेंगे प्यार की, नफरत की, ये कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। बिटकॉइन की क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, टच करके घूमोगे हाथ में लेके बिटकॉइन नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जहां पे अमूर्त चीजों के प्रति, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के प्रति लॉजिक आता है। लेकिन अगर कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक पूछे तो 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता है। तो 11 एंड अबव ईयर्स जो है आपके फॉर्मल ऑपरेशनल प्याजे के अनुसार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन मुझे टेढ़ी लग रही है, अच्छा यहां से हमने टिल्ट की हुई है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजेस थियरी। पियाजे की थियरी का क्रिटिक, क्रिटिक तो हर इंसान के मिल जाएंगे ना, आप कुछ भी कर लीजिए, लोग आपकी आलोचना करने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना पियाजे के, कौन सी एक आलोचना है? आप प्याजे बन जाइए फिर भी आपकी आलोचना होगी, ठीक। तो क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कहीं ना कहीं रह ही जाएगी ना, अगर हम बात करें, या फिर सामने वाला ढूंढ लेगा। आलोचना बताइए फटाफट से। तो पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बात सही लग रही है कि बच्चों का जो विकास है वो उनके समाज और संस्कृति पर भी निर्भर करता है। इस बात को लेकर के प्याजे की भर्त्सना होती है, क्रिटिकली उनको अक्लेम किया जाता है, यानी उनका आलोचना की जाती है कि भैया समाज को तो आपने फोकस किया ही नहीं, समाज और संस्कृति एक बड़ा फैक्टर है, इसको आपने हल्के में निपटा दिया, ठीक है ना। बी ऑप्शन है, चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। ये तो प्याजे की तारीफ है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट देन दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी बच्चे गुणवत्ता में अलग सोचते हैं बड़ों से,
उसकी खिलौने की समस्या हो सकती है, आपकी ब्रेकअप और पैचअप की समस्या हो सकती है, लेकिन बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं, बस क्वालिटी अलग है, काइंड अलग है, सोचने का अमाउंट सेम है पियाजे के अनुसार। फिर चलेंगे डी ऑप्शन पे, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाय देयर एक्टिंग अपॉन देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एक्टिविटी करके बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, बच्चे गहन वैज्ञानिक हैं, ऐसा पियाजे कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन। इस बात को पियाजे ने नहीं माना, मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी, और यही इनका क्रिटिक बना, यानी क्रिटिकली अक्लेम किया गया, इनकी आलोचना हुई इस चीज पे। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की। पियाजे और लेव वाइगोस्की बहुत महत्वपूर्ण नाम है, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये इनके बारे में कॉमन बात है। इस ग्राउंड पे दोनों सेम सोचते हैं कि ये मानते हैं कि बच्चा ज्ञान का सृजन सक्रिय रूप से एक्टिवली कर सकता है। पियाजे कहते हैं खुद से एक्टिविटी करेगा, वाइगोस्की कहते हैं समाज और संस्कृति का सहारा लेगा। ठीक है ना, लेकिन मानते यही है दोनों कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ये दोनों में सिमिलैरिटी है, कई लोग इनको दुश्मन बता सकते हैं, बट ये दुश्मन नहीं थे। ठीक है ना। हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ डैश प्रोसेस टू अ डैश प्रोसेस, यानी इन्होंने लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग को, वही बात जो मैंने शुरुआत में बताई, लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग जो कि पैसिव मानी जाती थी एक टाइम पे, उस निष्क्रिय से इन्होंने एक्टिव की तरफ ले गए। यानी जिसको हम पैसिव प्रोसेस मानते थे कंस्ट्रक्टिविज्म से पहले, पियाजे और वाइगोस्की दोनों ये मानते हैं कि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे को एक्टिवली नॉलेज का सृजन करना होता है। तो निष्क्रिय से सक्रिय की ओर लेकर के गए पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही नॉलेज को। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या। एक्टिव से पैसिव नहीं ले गए, बल्कि इन्होंने पैसिव से एक्टिव बनाया, मैकेनिकल से बिहेवियरिस्टिक नथिंग, ये भी नथिंग, दोनों ही बेकार बातें हैं, बिहेवियरिस्टिक भी और मैकेनिकल भी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए इसमें अगर आप ऑप्शन ए के साथ चले जाते तो गड़बड़ हो जाती है, तो जल्दबाजी में जवाब नहीं देना। देखिए पेडागोजी का सबसे बड़ा खेल ये होता है कि आप पढ़ के सही समझ पाए या नहीं। अगर आप पढ़ के सही नहीं समझ पाए ना, तो भी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई भी कीवर्ड काम नहीं करेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कीवर्ड्स या पॉजिटिव वर्ड्स या नेगेटिव चीजें या जो भी आपको फंडे बताए जाते हैं वो एक्सेप्शंस में फेल हो जाते हैं एट टाइम्स, है ना। तो वो जरूरी है कि आप पढ़ के समझ पाए क्वेश्चन को, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द बेसिस ऑफ लर्निंग। ऐसे कई लोग हैं जो ये लिखते हैं कि आपके साथ तो आंसर सही होते हैं, लेकिन खुद करते हैं तो गलती होती है। इसके दो रीजन हैं, एक तो आप पढ़ के ठीक से समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को, दूसरा आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो ये दो चीजें हैं, दोनों को बढ़ाइए, ज्यादा सेशंस भी देखिए और साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द बेसिस ऑफ लर्निंग, यानी वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। भाई वाइगोस्की तो समाज, संस्कृति और लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL, तीन ही चीजें हैं। सोशल इंटरेक्शन को महत्व देंगे, क्योंकि रीइंफोर्समेंट, ड्रिल, प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा की बात तो पियाजे कर ही नहीं रहे। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग की बात हो रही है, कोहलबर्ग क्या कहते हैं समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट do individuals believe that society needs to update the rules over time। यानी वो कौन सी अवस्था है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की, जिस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत होती है। क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ऐसा कहा जाता है, यानी एकमात्र सतत चलने वाली या स्थिर रहने वाली चीज है परिवर्तन। मतलब परिवर्तन जीवन का नियम है, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इस बात से समझ करके। तो समाज भी समय के साथ चेंज होता है। जो चीजें आज से 10 साल पहले समाज में बुरी मानी जाती थी, आज वो ठीक हो रही हैं। रूल्स में, संविधान में, लॉज में परिवर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज को नियमों में परिवर्तन लाने की जरूरत होती है टाइम के साथ। बात तो ठीक है, या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। आज मूड ऑफ है क्या? एकदम सीरियस होकर पढ़ा रहे हो यार? आज थोड़ी एनर्जी लो है। मेरा ना बैक टू बैक जब मेरा मूड और एनर्जी दोनों ठीक होते हैं तो मैं इतना काम कर लेती हूँ कि उनकी बैंड बज जाती है दोनों की। तो खैर कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। अभी देखिएगा, फटाफट से बताइएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ टायर्ड लग रही हो ना? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। लोगों के सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। अभी कल भी इंटरव्यू के लिए जाना है, परसों भी। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, कोई बात नहीं यार, एनर्जी ले आएंगे, आपकी क्लास के लिए एनर्जी बना देंगे, नहीं भी होगी तो। देखिएगा, अगर हम बात करें तो किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत होती है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में तो पड़ी ही नहीं है बच्चे को कि कौन सा समाज, कौन सा सही और गलत। जिस बात से उसको दंड मिलेगा वो गलत है और जिससे नहीं मिलेगा वो सही है। गुड बॉय गुड गर्ल में भी बस उसको अच्छा बनना है। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में ऐसा हो सकता है कि समाज में जो नियम है वो भलाई के लिए बनाए गए हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। ये बात तो सही है ना? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को
एक बार दिखाओ, ये पोल दिखाओ कितने लोग क्या दे रहे हैं। हाँ सही है, सही है। तो समाज में नियम का पालन करना चाहिए ताकि चीजें सही चलती रहें, बट समाज में नियम अपडेट भी होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें अगेंस्ट जाने की बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई कि अगर किसी को सूट ना करे तो चेंज कर दो, ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा कहा होता तो फिफ्थ हो जाता, आई मीन डी ऑप्शन हो जाता, जो कि फिफ्थ स्टेज है। अभी हम फोर्थ के साथ जा रहे हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, के समाज में नियमों का पालन करना जरूरी है क्योंकि वो समाज के फायदे के लिए बनाए गए हैं और वो समय के साथ अपडेट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड द एंड स्टेट, यानी हावर्ड गार्डनर की थियोरी के अनुसार अंतः स्थिति और बुद्धि, यानी एक प्रकार की इंटेलिजेंस और उसका अंत क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। आप शादी कब कीजिएगा, IAS ऑफिसर से कीजिएगा। देखिए हमारे जीवन में ना कैसी कैसी समस्याएं हैं, आंसू ही आ गए मेरे। आज मैं ज्यादा मजे लेने के मूड में नहीं हूँ, नहीं तो ले लेती मैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, देखिएगा एक बार काम करेंगे, ठीक है, देखिएगा। चलिए अगर हम बात करें, है अगर हम बात करें कौन सा जोड़ा बुद्धि और उसका अंत स्थिति, गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है और हर एक प्रकार से अंत स्थिति जुड़ी हुई है। इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस लॉजिको मैथमेटिकल, इंटेलिजेंस का एंड स्टेट क्या होगा, अकाउंटेंट बनना। ठीक है, जिसकी गणितीय बुद्धि ठीक है वही तो कैलकुलेट कर पाएगा, वही तो अकाउंट्स को समझेगा, वही तो नंबर्स को समझेगा। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। इंटेलिजेंस स्पेशल यानी स्थानिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो इसका एंड स्टेट क्या होगा, एथलीट। नहीं भैया, काइंस्थेटिक से बनेगा एथलीट, स्पेशल से तो मूर्तिकार बनाया जाएगा, सर्जन भी बन सकता है, बट सर्जन के लिए भी काइंस्थेटिक चाहिए होती है। इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है और एंड स्टेट है नेविगेटर। भैया नेविगेटर तो स्पेशल इंटेलिजेंस वाला बनेगा ना, जो मैप्स को अच्छे से समझ सके। लिंग्विस्टिक तो पोइट हो सकता है, राइटर हो सकता है। डी ऑप्शन है इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डांसर बनेगा, नहीं काइंस्थेटिक वाला डांसर बनेगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी जिसमें ये क्या चक्कर है, बुद्धि का प्रकार भाषिक, यहाँ गड़बड़ की है इन्होंने, हो सकता है पेपर में भी हुई हो। इसको तार्किक बुद्धि कहेंगे, हिंदी में इसको तार्किक बुद्धि लिखिएगा। तार्किक बुद्धि का जो अंतः स्थिति होती है वो अकाउंटेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें तर्क और मैथमेटिकल एबिलिटी दोनों का प्रयोग होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इसीलिए बाइलिंगुअल देख लिया कीजिए क्वेश्चन को, कई बार किसी साइड गलती हो सकती है, पेपर में भी गलती हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 10, और हो सकता है हुई हो। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, यानी वो शिक्षा या वो क्लासरूम जहां बच्चे केंद्र में है, जहां बच्चों को ईश्वर का साक्षात रूप माना गया है, उस क्लास में क्या चीजें सही होंगी। पहला ऑप्शन है गिव्स डायरेक्शन व्हाइल द लर्नर्स फॉलो ब्लाइंडली, यानी निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। आंख बंद करके बच्चों को फॉलो नहीं करना होता डायरेक्शन को, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो ही नहीं सकती जहां बच्चे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जबकि यहाँ बच्चों के इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अनुसार हमें चलना चाहिए। ठीक है ना, सब ऑप्शन चेंज है हिंदी इंग्लिश में। अच्छा नहीं, सही तो है, सही तो है। देखिएगा, अंडरस्टैंड्स द चाइल्ड एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर। हाँ, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, उसी को हम चाइल्ड सेंटर्ड कहेंगे, जहां पे बच्चे की एक्टिविटी को सेंटर में रखा गया है। बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर यानी एक्टिव है बच्चा, है ना, सक्रिय है बच्चा। सेट्स आर रिजिड एंड स्टैंडर्ड करिकुलम, कठोर और मानकीकृत नहीं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें रिजिड नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, लचीलापन चाहिए, है ना। जीवन में भी कक्षा में भी जो रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो टूटते नहीं है, टाइम के साथ ढल जाते हैं। डी ऑप्शन है यूजेस असेसमेंट टू रैंक द स्टूडेंट, बच्चों को रैंक करना, लेबल करना, सेग्रीगेट करना खराब बात होती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।